हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड बैंकिंग का यूनिट नंबर 1 विच इज़ एंसिलरी सर्विसेज ऑफ बैंक। और आज की वीडियो में हम इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कवर करने वाले हैं, सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स एंड लॉकर ऑपरेशन। ये दोनों पार्ट्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। एंसिलरी सर्विसेज ऑफ बैंक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंक के दो टाइप के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में हमारे आते हैं कस्टमर्स को लोन देना, कस्टमर्स की डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये सारा काम जिसके लिए हम बैंक को जानते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में आता है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, लॉकर ऑपरेशन, ये सारी कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज जो कि बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। तो जो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज होती है इन्हीं को हम कहते हैं एंसिलरी सर्विसेज ऑफ बैंक। और इसी टाइप की दो एक्स्ट्रा सर्विसेज, जिसमें से पहला है सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स और दूसरा है हमारा लॉकर ऑपरेशन। ये दो चीज़ हम आज की अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स पे। देखिए नाम से ही पता चल रहा है सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी का मतलब क्या है, किसी के पास अपने सामान को सिक्योर होने के लिए रखना, ठीक है। और वैल्यूएबल्स यानी कोई भी हमारी वैल्यूएबल चीज़, ज्वेलरी हो गई या फिर कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल जिससे हमें सेफ रखने की ज़रूरत है। तो कस्टमर्स क्या करते हैं, अपनी कोई वैल्यूएबल चीज़ को बैंक के पास रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। इसे कहते हैं हम सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। और बैंक ये काम फ्री में तो करेगा नहीं कस्टमर्स के लिए, तो बैंक उसके लिए कुछ पैसे चार्ज करता है और इसीलिए ये एक फ़ी बेस्ड इनकम हो जाती है बैंक के लिए। यानी बैंक ही सर्विस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, जिसके बदले में बैंक के पास एक फ़ी बेस्ड इनकम आ जाती है। उसके बाद हमारा आता है कि जब हम सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल करते हैं तो उसमें जो हमारा एक एक्ट होता है, यानी हमारा सामान बैंक के पास जाता है, बैंक उसकी सेफ कस्टडी रखता है, इसमें हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेलमेंट। क्या कहते हैं इसको हम? बेलमेंट। अब ये बेलमेंट आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बेलमेंट क्या है। बेलमेंट एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आता है, ठीक है। ये आप याद रख लेना, आपके 1 मार्कर MCQ में आ सकता है। और बैंकिंग के एग्जाम में आपको पता ही होगा 30 मार्क्स का आपका MCQ आता है, तो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेलमेंट हमारे 1872 एक्ट में आता है एंड 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट में हमारे पास दो पार्टीज होती है, ठीक है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के पास अपना कोई सामान रखती है किसी टेम्पररी पर्पस के लिए, यानी हमेशा के लिए नहीं देती, कुछ ना कुछ टेम्पररी इसका पर्पस होता है। और जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो ये पार्टी इसका सामान वापस कर देती है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बेलमेंट। अब बेलमेंट में देखो हमारे पास दो पार्टीज होती है, एक होता है हमारा बेलर और एक होता है हमारा बेली। बेलर कौन होता है? बेलर होता है जो अपना सामान देता है, और बेली होता है जो सामान लेता है, यानी कि जिसके पास वो सामान जाता है। तो अगर हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इसमें हमारा बेलर कौन होता है? बेलर हमारा कस्टमर होता है, क्योंकि बेलर अपना सामान बैंक के पास देता है। एंड बेली हमारा बैंक होता है, क्योंकि बैंक जो है कस्टमर का सामान लेता है, ठीक है। आई होप आपको ये बेलर, बेली एंड बेलमेंट अच्छे से समझ आया होगा। इसको आप सिंपली याद रख लीजिए, बेलमेंट एक ऐसा एक्ट है जिसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम टेम्पररी पर्पस, एंड व्हेन द पर्पस इज ओवर द गुड इज रिटर्न टू द बेलर, ठीक है। अब देखो इसमें हमें बताया गया है कि बैंक इसमें हमारा बेली होता है, कस्टमर हमारा बेलर होता है। ये भी आपके MCQ में आ सकता है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, यानी बेलमेंट इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। नंबर 1 गुड्स, यानी कोई ना कोई सामान होना चाहिए, कोई गुड होना चाहिए जिसकी डिलीवरी एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास होगी, ठीक है। डिलीवरी यानी हमारे पास गुड जो है उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। अगर डिलीवरी ही नहीं हो रही एक जगह से दूसरी जगह तो बेलमेंट हो ही नहीं पाएगी, है ना। जब तक कस्टमर बैंक को अपना सामान देंगे नहीं, वो उसकी सेफ कस्टडी कैसे करेगा, राइट। डिलीवरी में आपकी फिजिकल डिलीवरी आ सकती है या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये सब आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ड्यूटीज़ ऑफ बेलर। ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार।
देखो ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेलर कौन है? बेलर हमारा कस्टमर है जो अपना सामान बैंक के पास रख रहा है, ठीक है। इसकी ड्यूटीज क्या क्या है? सबसे पहली ड्यूटी है कि डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड, यानी बेलर के सामान में जो भी कमियां हैं वो बैंक को क्लियरली बताएगा कि हाँ मेरे गुड में ये कमी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्टमर ने बैंक के पास अपनी ज्वेलरी रखी सेफ कस्टडी के लिए। अब मान लीजिए उस ज्वेलरी की कोई चेन टूटी हुई है या फिर उसका कोई डायमंड निकला हुआ है, तो उसको बैंक को पहले ही बताना चाहिए कि हाँ मेरी ज्वेलरी में ये फॉल्ट है, वरना बाद में वो बैंक पे एलिगेशन लगा सकता है कि तुमने ऐसा किया है, जो कि गलत है। इसलिए कस्टमर को पहले ही उसके जो भी सामान के अंदर फॉल्ट है वो सब डिस्क्लोज कर देना चाहिए बैंक के आगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू बियर एक्सपेंसेस। बियर एक्सपेंसेस से यहाँ पे मतलब है कि जो भी फीस है जो बैंक चार्ज कर रहा है सेफ कस्टडी के लिए, कस्टमर को वो उसे देनी चाहिए, क्योंकि फ्री में तो आपका काम कोई भी नहीं करेगा, राइट। तो बैंक ने जो भी फीस डिमांड की है कस्टमर को वो फीस देनी चाहिए बैंक को, ताकि बैंक उसके गुड की सेफ कस्टडी रखे। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीज ऑफ बेली। बेली कौन है? हमारा बैंक जिसके पास कस्टमर ने अपना सामान रखा है। बेली की ड्यूटी है यहाँ पे कि वो एक कस्टमर के गुड को दूसरे कस्टमर के गुड के साथ मिक्स ना करे, यानी अलग अलग रखे सभी कस्टमर के गुड को। उसके बाद अगर उसने इस गुड को मिक्स कर दिया है तो फिर जो भी कॉस्ट ऑफ सेपरेशन है, यानी इनको अलग करने के लिए, या फिर अगर इनमें कोई भी टूट फूट हो गई है, कोई भी फॉल्ट आ गया है तो उसको ठीक कराने के लिए ये सारे एक्सपेंसेस फिर बैंक को कंपनसेट करने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक की गलती की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। और जो भी कस्टमर का सामान है जो कस्टमर ने बैंक के पास रखा है उसको उसकी इंक्रीज्ड वैल्यू के साथ वापस करना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी कस्टमर ने अपनी गाय रखी है, बस ये एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई कस्टमर बैंक के पास अपनी गाय रखता है और कुछ महीने बाद वो गाय एक बछड़ा दे देती है, तो जब बैंक कस्टमर को उसका सामान वापस करेगा तो उसकी इंक्रीज्ड वैल्यू यानी कि उस बछड़े के साथ वापस करेगा। बैंक ऐसा नहीं कह सकता कि ये बछड़ा हमारे यहाँ पे हुआ है तो ये हमारा हो गया, नहीं, ये लीगली रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लाइबिलिटीज ऑफ बेली। बेली कौन है? हमारा बैंक। बैंक की जिम्मेदारियां क्या क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ही शुड रिटर्न एनी इंक्रीज इन गुड, यानी जो भी गुड में इंक्रीज हुआ है वो बेलर को यानी कस्टमर को वापस करना पड़ेगा। मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ कि आपको सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद बैंक को जो है कस्टमर के गुड का सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल की डेफिनेशन याद रख लेना, आदमी और एमसीक्यू के लिए, क्योंकि कस्टमर ने उसके लिए पैसे याद रखना कि ये कस्टमर इनकम है ने बैंक के पास रखा ही इसलिए है। उसके बाद आप याद रखना कि बेलमेंट क्या होता है, ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है 3 से 5 नंबर का, ठीक है। बेलमेंट की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। बेलमेंट की पार्टीज, यानी बेलमेंट में कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड है, तो बेलर और बेली, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद कस्टमर आपका बेलर होता है और बैंक आपका बेली होता है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेलमेंट आपका 1872 एक्ट में डिफाइन हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, और 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली याद रखना है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो ड्यूटीज़ ऑफ बेलर, ड्यूटीज़ ऑफ बेली, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और ये आपका एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, जैसे आपको ऐसे पूछ सकता है कि डिस्क्लोजिंग फॉल्ट इज ड्यूटी ऑफ होम, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे देगा बेलर या बेली, तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे करके आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना। और लाइबिलिटीज़ ऑफ बेली भी आपको समझ आ गया होगा कि इंक्रीज्ड वैल्यू वापस करनी है, गुड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और जो भी लॉस हुआ है बेलर के सामान में यानी कस्टमर के सामान में उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल है और बैंक को उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बस सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स में था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारा लॉकर ऑपरेशन। लॉकर ऑपरेशन के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। आपने सुना होगा कि बैंक में लॉकर होते हैं, हम बैंक में जाके अपना सामान रखते हैं, ठीक है। देखिए मैं पहले आपको लॉकर ऑपरेशन समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स और लॉकर ऑपरेशन के बीच में डिफरेंस भी समझा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स और लॉकर ऑपरेशन के बीच में। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है और आपको अच्छे से समझनी है, हो सकता है इसका डिफरेंस भी आ जाए एग्जाम में। तो देखिए लॉकर ऑपरेशन समझते हैं। लॉकर ऑपरेशन में क्या होता है,
आप बैंक में सेम अपना कोई वैल्यूएबल सामान रखने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक बॉक्स बताया गया है कि बैंक में एक बॉक्स होता है जिसमें बैंक अपने वैल्यूएबल सामान जो भी हमने बैंक को दिया है बैंक वो रखता है। जो भी बॉक्स होता है वो बैंक हमें रेंट पे देता है, और रेंट कैसे होता है उस बॉक्स की साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितना बड़ा बॉक्स है उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग होगा, उसकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग हमसे बैंक फीस चार्ज करता है। लॉकर की ज़रूरत क्या होती है? देखिए, अगर हम घर में अपने बहुत सारा सामान रखेंगे, बहुत सारी ज्वेलरी रखेंगे, वैल्यूएबल रखेंगे, तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ऐसा कुछ हो गया, या फिर हमारे घर में चोरी हो गई, तो हमारे वैल्यूएबल्स का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम अपना सामान बैंक के पास रखते हैं, क्योंकि हमें ट्रस्ट होता है बैंक पे कि बैंक में हमारा सामान सेफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद कौन कौन लोग बैंक में लॉकर फैसिलिटी ले सकते हैं, यानी किस किस को लॉकर फैसिलिटी देता है बैंक। तो बैंक जो है लॉकर फैसिलिटी किसी को भी दे देता है। देखिए, कोई भी अडल्ट हो गया, कोई भी फर्म या एसोसिएशन हो गया, यानी कोई अगर कंपनी के नाम से लेता है, जैसे मान लीजिए बजाज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक लॉकर है बैंक में। ठीक है, तो इसमें बजाज कंपनी की तरफ से सारा सामान रखा जाएगा, ऐसे करके। तो ज़रूरी नहीं है कोई इंडिविजुअली ले, कोई कंपनी या फर्म के नाम से भी लॉकर हो सकता है बैंक में। ठीक है, और सारे बैंक ऐसे लॉकर नहीं देते हैं। कुछ बैंक्स की डिमांड होती है कि अगर आपको लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो या तो आपका हमारे बैंक में अकाउंट होना चाहिए, या फिर आप हमसे प्रॉमिस करेंगे कि आप अकाउंट खुलवाएंगे। इससे बैंक के कस्टमर्स बढ़ते हैं और बैंक की रीच अच्छी होती है, इसलिए बैंक जो है अकाउंट ओपन करने के लिए बोलते हैं कस्टमर्स को। उसके बाद जब हमारी लॉकर फैसिलिटी की बात आती है, तो इसमें बैंक और कस्टमर की कौन सी रिलेशनशिप बन जाती है? देखिए, इसमें हमारा जो बैंक होता है वो बन जाता है लेसी। ठीक है, और जो हमारा कस्टमर होता है वो बन जाता है एक लेसर। लेसर यानी जिसने अपना सामान दिया, लेसी यानी जिसको सामान दिया। तो ये भी आपका एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। हमने देखा था सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल में बेलर एंड बेली थे, लेकिन अब हम लॉकर ऑपरेशन में देख रहे हैं कि लेसर और लेसी है, यानी कस्टमर हमारा लेसर, बैंक हमारा लेसी। तो ये आपका एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैंक लॉकर के चार्जेस कैसे डिसाइड होते हैं, मैंने आपको बताया। बैंक जो है अपने लॉकर साइज़ के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग चार्ज लेता है। मान लीजिए 2 बैंक हैं, एक बहुत ही सुनसान से एरिया में है जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, या फिर बहुत ऐसे सुनसान से एरिया में, तो वहाँ पे लॉकर का चार्ज कम होगा, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कोई बैंक मार्केट एरिया में है, जहाँ पे आसपास पुलिस स्टेशन है, सेफ्टी बहुत अच्छी है, मार्केट एरिया में बिल्कुल लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो यहाँ पे लॉकर चार्जेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये वाला बैंक ज़्यादा सिक्योर है, मार्केट एरिया है, हलचल रहती है, आसपास पुलिस है, तो ये वाला बैंक जो है ज़्यादा चार्ज करेगा। और उसके बाद लॉकर साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे अगर छोटा लॉकर है तो चार्जेस कम होंगे, अगर बड़े साइज़ का लॉकर है तो चार्जेस ज़्यादा होंगे, है ना। ऐसे हमारा बैंक लॉकर का जो रेंट है वो डिसाइड होता है बाय बैंक। उसके बाद हमारा आता है प्रोसेस ऑफ लॉकर हायरिंग, यानी हमें अगर कोई बैंक लॉकर चाहिए, यानी बैंक में अगर हमें कोई लॉकर चाहिए तो हम कैसे लेंगे। सबसे पहले उस बैंक में या तो हमारा अकाउंट होना चाहिए पहले से, या फिर हम खुलवाएंगे उसी टाइम इंस्टेंट। ठीक है, सेकंड, हम एक लॉकर ऑपरेशन फॉर्म भरेंगे, जिसमें कि हम बैंक को ये बताएंगे कि हाँ हमें लॉकर चाहिए, और हम लॉकर एप्लीकेशन फॉर्म भर के बैंक में सबमिट करेंगे। थर्ड, हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब कुछ हमें बैंक में सबमिट कराना पड़ेगा। उसके बाद अगर लॉकर उस टाइम अवेलेबल ना हो तो हमें एक वेटिंग लिस्ट दी जाती है, वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम चला जाता है, और जैसे ही कोई अवेलेबल होता है लॉकर, बैंक हमें वो दे देता है। उसके बाद हम बैंक में जो भी लॉकर का रेंट है वो डिपॉजिट करते हैं, जो भी हमने लॉकर डिसाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंग। छोटा लॉकर है तो कम रेंट होगा, बड़ा लॉकर है तो ज़्यादा, है ना, इस अकॉर्डिंग हम रेंट उसमें जमा करते हैं। उसके बाद हम लॉकर एग्रीमेंट को साइन करते हैं कि हाँ हमने इतने इतने टाइम के लिए लॉकर लिया है और हम ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफ़िल करेंगे, ऐसे करके हम लॉकर एग्रीमेंट साइन करते हैं। उसके बाद हमें एक लॉकर अलॉट होता है बैंक के थ्रू, कि मान लीजिए लॉकर नंबर 12 आपका है, बैंक हमें ऐसे लॉकर अलॉट कर देता है कि लॉकर नंबर 12, लॉकर नंबर 13, जो भी हमें लॉकर अलॉट हुआ है वो हमारा हो गया। अब हर एक लॉकर की 2 कीज़ होती है। ठीक है, एक की होती है कस्टमर के पास,
एक की होती है मास्टर की जो कि बैंक के पास होती है। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बैंक लॉकर की टोटल कितनी कीज़ होती है, यानी कितनी चाबियाँ होती है। तो हर बैंक लॉकर की 2 चाबी होती है, एक कस्टमर के पास, एक बैंक के पास, ठीक है। तो बैंक हमें हमारी उस टाइम चाबी देगा लॉकर की कि ये आपकी चाबी है और अब से आप अपना लॉकर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैंक लॉकर। देखिए यहाँ पे आपको एक अग्रीमेंट भी दिखाया है हायर करने का। जैसे अगर आपको लॉकर चाहिए होगा तो आप बैंक में जाएंगे तो आपको इस टाइप का कुछ अग्रीमेंट मिलेगा। इसमें आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे और ये सब कुछ डिटेल्स आप फिल करेंगे एंड आपका लॉकर जो है आपको अलॉट हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताए जाते हैं लॉकर के सारे कि हाँ लॉकर की 2 कीज़ हैं, आप किस टाइम पे अपने लॉकर को जाके ऑपरेट कर सकते हैं, क्या क्या आपको लॉकर में सामान चाहिए, क्या क्या सामान आप रख सकते हैं। जैसे लॉकर में आप पैसे नहीं रख सकते, आपको पता होगा बैंक लॉकर में आप अपने पैसे नहीं रख सकते, कैश नहीं रख सकते, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह आप रख सकते हैं ना। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप इसको बस रीड कर लेना, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में इतना पूछते नहीं है इसके बारे में। प्रोसेस आप अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ हायरिंग अ लॉकर, ठीक है। वो मैं आपको एग्जाम टाइम पे बता दूंगी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अलॉटमेंट ऑफ लॉकर मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए आरबीआई यानी कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि सारे के सारे बैंक्स का हेड है, उसने कुछ गाइडलाइंस बनाई है ऑन द अलॉटमेंट ऑफ लॉकर्स, यानी कि लॉकर को अलॉट करते टाइम कुछ हमें आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करनी पड़ती है। अब वो आरबीआई की गाइडलाइन क्या है मैं आपको पॉइंट वाइज समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट वाइज मेंशन नहीं है, राइट। और आप एग्जाम में अगर पॉइंट वाइज अपने आंसर को लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हमारी गाइडलाइन है बैंक आरबीआई की, बैंक की लायबिलिटी, यानी अगर लॉकर का कोई भी सामान, लॉकर के अंदर कोई भी सामान जो कस्टमर का रखा हुआ है, वैल्यूएबल ज्वेलरी, अगर वो खो जाता है या फिर उससे कोई भी डैमेज हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है, क्योंकि वो लॉकर बैंक में था, कस्टमर ने बैंक को उसके लिए रेंट वगैरह पे किया है, इसलिए सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होती है, ठीक है। ये आरबीआई ने बोला है। दूसरी हमारी आरबीआई की गाइडलाइन है प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल आइटम, यानी कि कस्टमर जो है वो बैंक लॉकर में कोई भी इलीगल सामान नहीं रख सकता। इलीगल सामान यानी कोई भी हजार्डस सॉल्यूशन हो गया, मान लो केमिकल हो गया कोई भी, या फिर कोई भी हथियार हो गए, बंदूक वगैरह, ये सब कुछ, या फिर कैश मैंने आपको बताया, ड्रग्स, ये सब कुछ हम बैंक लॉकर में नहीं रख सकते, ठीक है। ये भी आरबीआई की गाइडलाइन है। तीसरा है वेटिंग लिस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी अगर बैंक में बैंक लॉकर अवेलेबल नहीं है तो जो बैंक है वो क्लियरली बताएगा कस्टमर को कि अभी हमारे पास लॉकर नहीं है, हम आपको जब होगा तब आपको अलॉट कर देंगे। बैंक ऐसा नहीं करेगा कि कस्टमर से बैंक लॉकर के लिए रेंट ले लिए और उसको लॉकर दे ही नहीं रहा है, तो ये हमारा इलीगल है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। तो और उसके बाद है हमारा सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि बैंक के पास पूरा रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए कि हाँ ये कस्टमर इस टाइम आया था, अपने लॉकर को इसने ऑपरेट किया था, इस टाइम हमने इसे लॉकर अलॉट किया था, यानी पूरे प्रोसेस का जो है रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए। और बैंक और कस्टमर दोनों के पास एक एक कॉपी होनी चाहिए लॉकर एग्रीमेंट की, यानी कि हाँ हमने इस बैंक में लॉकर लिया है, और बैंक के पास भी कॉपी होनी चाहिए कि हाँ हमने इस कस्टमर को लॉकर दिया है, ऐसे करके। तो ये हमारी आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस थी लॉकर ऑपरेशन को लेके। उसके बाद आता है हमारा नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी में क्या है, देखो हम जानते हैं कि बैंक में अगर हम कोई नॉर्मल अकाउंट भी ओपन कराते हैं उसके लिए भी हमारे एक नॉमिनेशन वाला पार्ट होता है, यानी अगर बाई चांस हमें कुछ हो गया तो हम नॉमिनी किसे बनाएंगे जो हमारे अकाउंट को ऑपरेट कर पाएगा। तो ऐसे ही बैंक का भी नॉमिनेशन फैसिलिटी होता है लॉकर को लेके। इसमें क्या होता है, बैंक हमसे एक नॉमिनेशन फॉर्म साइन कराता है जिसमें हम बताते हैं कि अगर हमें कुछ भी हो गया तो हमारे लॉकर को ये बंदा जो है ऑपरेट करेगा, हमारे बदले ये आके जो है इसको ऑपरेट करेगा, इसमें से सामान निकालेगा या फिर जो भी है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसी को कहते हैं कि बैंक हमें लॉकर पे नॉमिनेशन फैसिलिटी देता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ बैंक लॉकर, यानी हमने बैंक में फॉर्म वगैरह दे दिया, हमें बैंक से एक लॉकर मिल गया, अब हम उसको ऑपरेट कैसे करेंगे। देखो सबसे पहला, लेसी विल साइन द रजिस्टर फिलिंग इन द लॉकर नंबर एंड साइन। लेसी कौन है, बैंक। बैंक हमारे लिए पूरा फॉर्म वगैरह फिल करेगा और हमें फाइनली लॉकर अलॉट कर देगा, ठीक है।
रिस्पॉन्सिबल बैंक ऑफिसर यानी कि जो भी उस लॉकर के लिए रिस्पॉन्सिबल बैंक ऑफिसर होगा वो सिग्नेचर करेगा और बैंक रिकॉर्ड्स में हमारा नाम वगैरह रजिस्टर कर देगा। ठीक है, फिर वो ऑफिसर जो है कस्टमर को लॉकर रूम के पास लेके जाएगा। बैंक ऑफिसर क्या करेगा, लॉकर ओपन करेगा अपनी मास्टर की से और फिर एक की जो है यानी एक चाबी जो है वो कस्टमर को भी दे देगा। अब क्योंकि एक बार लॉकर ओपन हो चुका है तो बैंक ऑफिसर उस रूम से चला जाएगा और कस्टमर को जो भी उस लॉकर में अपना सामान रखना है या फिर वहाँ से सामान निकालना है कस्टमर वो करेगा। ठीक है, और जब ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो फिर कस्टमर अपनी चाबी से बैंक लॉकर को बंद कर देगा और फिर वो दोनों वापस आ जाएंगे। तो ऐसे हमारा ऑपरेशन होता है बैंक लॉकर का। इसको भी आप एक बार अच्छे से याद कर लेना, मे भी आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही था हमारे लॉकर ऑपरेशन में। देखो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है मैं एक बार बता देती हूँ अच्छे से। एंड ये जो मैं आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ा रही हूँ ये CBSE का ऑफिशियल स्टडी मटेरियल है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है PDF इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप इजीली पढ़ सको। इसी में से पूरा एग्ज़ाम आता है। देखिए लॉकर ऑपरेशन में आपको सबसे पहले डेफिनेशन लॉकर की याद रखनी है। ठीक है, नीड याद रख सकते हैं, कौन कौन बैंक फैसिलिटी ले सकता है ये याद रख सकते हैं। वन मार्कर के लिए आप याद रख सकते हैं कि बैंक हमारा लेसी होता है और कस्टमर हमारा लेसर होता है। लॉकर चार्जेस कैसे डिसाइड होते हैं ये आप याद रख सकते हैं। प्रोसेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक लॉकर का। टर्म्स एंड कंडीशन आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। RBI की गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना। और नॉमिनेशन फैसिलिटी में भी पूछ सकते हैं, बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एंड ऑपरेशंस आप याद रख लेना, ऑपरेशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो मैं आपको समझा देती हूँ, एक बैंक लॉकर और एक सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल, ये दोनों सर्विसेज हमारी एंसिलरी सर्विसेज है, राइट। पर इन दोनों में फ़र्क क्या है, यानी लॉकर में और सेफ कस्टडी में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको याद करा देती हूँ, समझा देती हूँ, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छे से इसको आंसर कर पाएँ। ठीक है, ओके तो अब हम देखेंगे अपना डिफरेंस बिटवीन अ बैंक लॉकर एंड सेफ कस्टडी। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप अपने एग्जाम में किसी भी चीज़ का डिफरेंस लिखेंगे तो आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखेंगे और टेबुलर फॉर्म में अपना डिफरेंस आप लिख के आएंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें बताया है नेचर ऑफ सर्विस। जो बैंक लॉकर होता है, बैंक उसे हमें एज अ सर्विस देता है, यानी बैंक हमें हायर करता है, हम बैंक को उसके लिए पैसे देते हैं और बैंक हमें उधार पे अपना लॉकर देता है जिसमें हम अपना सामान रखते हैं। लेकिन जब हम सेफ कस्टडी की बात करते हैं तो उसमें हम अपना आर्टिकल बैंक में जाके रख देते हैं और फिर बैंक उसे डिपॉजिट करता है। बैंक को जैसे वो सेफ रखना होता है बैंक उस अकॉर्डिंग उसको रखता है। सेकेंड है हमारा ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेट कौन करता है सर्विस को। बैंक लॉकर को कस्टमर ऑपरेट करता है, बैंक अपना लॉकर कस्टमर को दे देता है, फिर कस्टमर बैंक में जाता है, अपनी की से लॉकर खोलता है और सामान डिपॉजिट या विड्रॉ करता है। लेकिन सेफ कस्टडी में कस्टमर अपना सामान बैंक को दे देता है और बैंक फिर उसको ऑपरेट करता है, बैंक उसके सामान को सेफ रखता है। ठीक है, कंट्रोल ओवर आर्टिकल्स, बैंक लॉकर में कंट्रोल कस्टमर के पास होता है क्योंकि कस्टमर खुद लॉकर में अपना सामान रखता है और निकालता है। लेकिन सेफ कस्टडी में कंट्रोल बैंक के पास आ जाता है क्योंकि कस्टमर ने अपना सामान बैंक को दे दिया, अब वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको कैसे सेफ रखेगा। नॉलेज ऑफ कंटेंट, बैंक लॉकर में बैंक को पता नहीं होता कि कस्टमर अपने लॉकर में क्या रख रहा है क्योंकि कस्टमर ने खुद लॉकर में अपना सामान रखा है। लेकिन सेफ कस्टडी में बैंक को पता होता है क्योंकि वो रिकॉर्ड बनाता है कि हाँ मेरे पास सेफ कस्टडी के लिए ये सामान आया है और मुझे इसको सेफ रखना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक लॉकर में बैंक की लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि उसने अपना लॉकर कस्टमर को दे दिया, अब कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको कैसे ऑपरेट कर रहा है। लेकिन सेफ कस्टडी में बैंक पूरी तरह से लायबल होता है क्योंकि उसके पास कस्टमर का सामान रखा होता है सेफ कस्टडी के लिए। चार्जेस, लॉकर चार्जेस में एनुअल रेंट चार्ज होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉकर साइज लोकेशन। ठीक है, और हमारे सेफ कस्टडी में सर्विस चार्ज होते हैं, यानी कि आपने 1 महीने के लिए सेफ कस्टडी रखी है, 1 साल के लिए सेफ कस्टडी रखी है, उस अकॉर्डिंग चार्ज होता है। पीरियड ऑफ यूज़,
लॉकर जनरली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है, 3 साल 4 साल इतने लंबे टाइम के लिए लॉकर यूज़ होता है। सेफ कस्टडी शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 5 महीने हो गए, 1 साल हो गया, ऐसे। कस्टडी ऑफ की, लॉकर में हमारे पास 2 चाबी होती है, एक कस्टमर के पास, एक बैंक के पास। लेकिन सेफ कस्टडी में चाबी वाला कोई सिस्टम नहीं होता। बैंक के पास सेफ कस्टडी के लिए सामान जाता है, वो उसको कैसे भी सेफ रखता है। सीलिंग ऑफ आर्टिकल, बैंक लॉकर में आर्टिकल्स को सील नहीं किया जाता, जैसे हैं वो उसी पोजीशन में उसको रख दिया जाता है लॉकर में। लेकिन सेफ कस्टडी में आर्टिकल्स को सील किया जाता है। आपने देखा होगा हमारे जो CBSE के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं वो बिल्कुल सील पैक आते हैं, एग्जाम हॉल में आके उनकी सील को कट किया जाता है, क्योंकि वो बैंक के पास सेफ कस्टडी के लिए रखे जाते हैं। ठीक है। पर्पस, पर्पस दोनों का आप सेम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही पर्पस है कस्टमर के आर्टिकल्स को सेफ रखना। ठीक है, और बैंक के लिए एक फ़ी बेस्ड इनकम जनरेट करना। तो ये दोनों का पर्पस था। तो बस यही था आज की वीडियो में, बैंक लॉकर वर्सेस सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। आई होप आपको अच्छे से ये पूरा चैप्टर और ये पूरी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेमिटेंसेस ऑफ फंड, जो कि क्लास 12th बैंकिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। अगर आपको पसंद आया एक्सप्लेनेशन तो वीडियो को लाइक करना, और आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना, आई विल आंसर देम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय।